गुड मॉर्निंग। मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आपका गोल विद एके सर यूट्यूब चैनल पे। आज है 7 अगस्त। 7 अगस्त को एक और करंट अफेयर वीडियो के साथ मैं आपके बीच में हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कल का जो क्वेश्चन ऑफ द डे था उसके बारे में। कल का क्वेश्चन ऑफ द डे था, राम मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट की कितने जजों की पीठ ने फैसला सुनाया था तथा उस पीठ में शामिल जजों के नाम भी आपको बताने हैं। जो राम मंदिर का फैसला आया था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था, उसको 5 जजों की पीठ ने मिलकर सुनाया था, यानी 5 जजों की पीठ थी। और उन जजों के अगर हम नाम की बात करें तो जस्टिस रंजन गोगोई, जिन्होंने इस पीठ की अध्यक्षता की थी और ये उस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी थे। अब क्या है, ये अब राज्यसभा में सांसद हैं, याद रखिएगा। जस्टिस एस ए बोबड़े, जो कि अब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एस अब्दुल नजीर, इन 5 जजों ने या 5 जस्टिस ने मिलकर जो है राम मंदिर का फैसला सुनाया था। अब एक साइड में आप इमेज देख रहे हैं, इस इमेज में आप ये देख रहे हैं कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और एक तरफ इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला है। क्लियर है? दोनों फैसलों को आप इस इमेज में पढ़ लीजिए। चलिए, आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे होगा वो इस वीडियो के बिल्कुल अंत में होगा, आप उसका भी कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिएगा। चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मतलब आज के प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दिया हुआ है कि स्वच्छ भारत क्रांति, एक किताब है जिसका नाम है स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक का संपादन किसके द्वारा किया गया है। एक किताब रिसेंटली अभी लॉन्च की गई, स्वच्छ भारत क्रांति, इसका संपादन पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका सही उत्तर क्या होगा, सचिन परमेश्वरम। एक बुक यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक बुक देख रहे हैं, यही है आपकी स्वच्छ भारत क्रांति। ठीक है, साथ ही साथ एक इमेज आप देख रहे हैं स्मृति ईरानी और गजेंद्र सिंह की। तो स्मृति ईरानी और गजेंद्र सिंह ने मिलकर इसका क्या किया है, विमोचन किया है। इसका संपादन किसके द्वारा किया है, सचिन परमेश्वरम के द्वारा किया गया है। अब थोड़ा सा समझते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा। कुछ ये बातें आपको याद रखनी है इस बुक के बारे में। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और स्मृति ईरानी ने 4 अगस्त 2020 को स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक लॉन्च की। क्लियर है? जिसमें 35 निबंधों के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन की यात्रा का वर्णन किया गया है। जो 2014 में स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया गया था, तब से लेकर अभी तक जो भी प्रोग्राम हुए हैं वो सारी चीज़ों को इस बुक में लॉन्च किया गया है। पुस्तक का संपादन पेयजल और स्वच्छता विभाग के सचिव परमेश्वरन अय्यर ने किया गया। माफ कीजिएगा, इनका नाम परमेश्वरन अय्यर है। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। परमेश्वरन अय्यर है, सचिन परमेश्वरन नहीं है, माफ कीजिएगा, परमेश्वरन अय्यर। मैं इसको एक बार करेक्ट कर दे रहा हूं, ये परमेश्वरन अय्यर। ठीक है, इन्होंने इसका क्या किया है, संपादन किया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की। अगला प्रश्न जो है, दूसरा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दिया हुआ है सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। अब आप जानते हैं कि सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, अजय त्यागी जी। तो ये इमेज आप देख रहे हैं, ये अजय त्यागी जी की है। अब आपके लिए ये प्रश्न क्यों डाला गया है, तो उसके पीछे की वजह यह है कि अजय त्यागी का कार्यकाल आगे बढ़ा दिया गया है। भारत सरकार के द्वारा अजय त्यागी का कार्यकाल 18 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है। अब थोड़ा सा देखते हैं कि कब तक ये जो है अपने पद पर बने रहेंगे। भारत सरकार ने सेबी के वर्तमान अध्यक्ष का कार्यकाल 18 महीने तक बढ़ाकर 2022 फरवरी तक कर दिया, यानी 2022 तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। यह एक्सटेंशन 1 सितंबर 2020 से 18 फरवरी 2022 तक प्रभावी रहेगा। क्लियर है? यानी ये अभी रिसेंटली आपके रिटायर होने वाले थे अगले मंथ में ही, लेकिन उससे पहले क्या कर दिया गया, इनका कार्यकाल आगे बढ़ा दिया गया। क्लियर? चलिए अब आगे अगर बात करें, थोड़ी सी सेबी के बारे में हम बात करें, तो आप जानते हैं सेबी के बारे में। ठीक है, कुछ बातें इसके बारे में हो जाती हैं कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, इसकी स्थापना की बात करें तो 1988 में इसकी स्थापना हुई। 1992 में इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके अध्यक्ष के अलावा सेबी में वर्तमान में 4 पूर्णकालिक सदस्य और 3 अंशकालिक सदस्य हैं। यानी इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें किस प्रकार का है, तो एक ये इसका क्या हो जाएगा, अध्यक्ष हो जाएगा। इसके अलावा 4 इसके क्या हो जाएंगे, पूर्णकालिक सदस्य हो जाएंगे, और 3 जो है वो इसके अंशकालिक सदस्य हो जाएंगे। कुछ ये स्ट्रक्चर है। तो टोटल 8 लोग हैं सेबी में इस समय। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। तो प्रश्न नंबर 3 की अगर हम बात करें तो दिया हुआ है कि हाल में ही
किस सरकार द्वारा परिवार पहचान पत्र व्यवस्था लॉन्च की गई? परिवार पहचान पत्र यानी पीपीपी व्यवस्था शुरू की गई है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हरियाणा सरकार। ठीक है, अब ये परिवार पहचान पत्र क्या व्यवस्था है, थोड़ा सा इसके बारे में हम बात करते हैं। अब देखिए, कुछ सबसे पहले इसके फैक्ट या पॉइंट हम उठा लेते हैं। हाल में ही हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र यानी पीपीपी लॉन्च किया है। पीपीपी प्रत्येक परिवार को आवंटित 8 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है। ठीक है, यानी 8 अंक इसमें होंगे, 8 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है। परिवार को एकल इकाई माना जाता है। ठीक है, सरकार का लक्ष्य पीपीपी के माध्यम से राज्य में प्रत्येक परिवार की निगरानी करना है। अब कुछ और पॉइंट इसके देखते हैं। ये आधार जैसा नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, पीपीपी में परिवार के मुखिया का नाम, पता, परिवार के सभी सदस्यों के मोबाइल नंबर, नाम, उम्र, आय लिखे होंगे। पंजीकरण पर परिवार को विशिष्ट आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा। क्लियर है? अब ये क्यों बनाया गया है? तो राज्य सरकार द्वारा जितनी भी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं उनका लाभ उठाने के लिए पीपीपी पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। जो पीपीपी पोर्टल होगा उस पर पंजीकरण के पश्चात ही राज्य की जो भी आपकी सामाजिक और सुरक्षा से संबंधित योजनाएं हैं उनका आप लाभ उठा सकते हैं। तो पीपीपी याद रखिएगा, हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब अगला प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ही चर्चा में है और पूरा जो मीडिया का विषय वस्तु इस समय है वो राम मंदिर के इर्द गिर्द ही है। दिया हुआ है, अयोध्या में राम मंदिर किस शैली में बनवाया जाएगा? देखिए, पहले किसी दूसरी शैली में इसको बनना था, लेकिन रिसेंटली इसका मॉडल चेंज किया गया है और अब ये नागर शैली में बनेगा। तो एक इमेज आप देख रहे हैं, ये एक मंदिर जैसा आपको दिख रहा है। ये जिस शैली में बना हुआ है इसी शैली को हम लोग बोलते हैं नागर शैली। तो राम मंदिर अब किस शैली में बनेगा? नागर शैली में। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। नागर शैली आपको बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना है। अब देखिए, प्रस्तावित राम मंदिर उस आकार का दोगुना होगा जो शुरू में योजनाबद्ध किया गया था। स्टार्टिंग में जो कहा गया था ऐसा ऐसा राम मंदिर हमारा बनेगा, अब उसको बदल दिया गया है, उससे 2 गुना हमारा बड़ा बनेगा, क्योंकि इसका डिजाइन क्या कर दिया गया है? बदल दिया गया है। मंदिर का निर्माण नागर शैली में मंदिर की वास्तुकला से किया जाएगा। क्लियर है? अब मंदिर में 5 गुंबद होगी। ठीक है, 5 गुंबद क्यों है? क्योंकि अधिक संख्या में श्रद्धालुओं को यहाँ पर ठहराया जा सके, और एक शिखर गर्भ पर होगा। ठीक है, 5 मंदिर में गुंबद होगी और एक उसके शिखर पर होगी। अब आगे अगर बात करें तो मंदिर के वास्तुकार कौन होंगे? इनका नाम आपको जरूर याद रखना है। इनका नाम है चंद्रकांत सोमपुरा। मंदिर के वास्तुकार कौन होंगे? चंद्रकांत सोमपुरा। क्लियर है? और आप सब जानते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला भी रिसेंटली 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखी गई है। पूजा अर्चना वहां पर अभी रिसेंटली की गई है। अब आगे अगर बात करें तो नागर शैली के बारे में। नागर शैली मैंने आपको बताया था, अभी इमेज आपने देखी ऊपर, यहाँ पर भी देख लीजिएगा। नागर शैली यही है आपकी नागर शैली की इमेज। अब देखिए, यह उत्तर भारत में आमतौर पर मंदिर वास्तुकला की एक शैली, यानी मंदिर इस निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। मंदिरों का निर्माण आमतौर पर उठाए गए मंच पर किया जाता है। गर्भगृह हमेशा सबसे ऊंचे टावर यानी शिखर के नीचे स्थित होता है। नागर शैली के मंदिरों में विस्तृत 4 दीवारी या द्वार अक्सर अनुपस्थित रहते हैं। शिखर अम्लाक या कलश से सुशोभित होता है। ठीक है, तो ये नागर शैली की कुछ विशेषताएं हैं। तो याद रखिएगा, नागर शैली में बनेगा आपका अयोध्या में राम मंदिर, जिसके वास्तुकार कौन है? सोमपुरा भाई साहब। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न क्या है उसको देख लेते हैं। तो 5वें प्रश्न को हम पढ़ेंगे तो दिया हुआ है, हाल में ही कहां पर भारत की पहली ICMR अनुमोदित मोबाइल RT-PCR कोविड लैब का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, एक कोविड लैब का उद्घाटन किया गया है जिसको अनुमोदित किसने किया है? ICMR। ठीक है, अब ये कहां पर है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कर्नाटका। कर्नाटका में है। थोड़ी सी इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, कुछ पॉइंट इसके जो हैं उन पर चर्चा कर ली जाए। अब देखिए कि मोबाइल इन्फेक्शन टेस्टिंग एंड रिपोर्टिंग लैब नामक लैब को भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर द्वारा एक संकाय स्टार्टअप शंखनुमा इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ विकसित किया गया है। तो याद रखिएगा, ये एक दूसरा है जिसके साथ मिलकर इसको विकसित किया गया है। लैब भारत की पहली और एकमात्र ICMR अनुमोदित BSL-2+ यानी बायो सेफ्टी लेवल मोबाइल डायग्नोस्टिक लैब है। ये एक मोबाइल डायग्नोस्टिक लैब है जो कि ICMR द्वारा एकमात्र विकसित लैब है। सॉरी, यह प्रयोगशाला में 4 घंटे के भीतर एक सटीक परिणाम दे सकती है।
ठीक है, 4 घंटे में एक सटीक परिणाम दे सकती है। यानी अगर हम देखें तो 1 महीने में लगभग 9000 इससे टेस्ट किए जा सकते हैं। इस लैब की अगर बात करें तो H1N1, HCV, TB, HPV, HIV वायरस, इन सब के टेस्ट किए जा सकते हैं। तो याद रखिएगा, कर्नाटका में पहली ICMR अनुमोदित लैब की स्थापना की गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6। अब प्रश्न नंबर 6 जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देख लीजिएगा। हाल में ही KBR एयरपोर्ट की सुरक्षा CISF को सौंप दी गई है। यह हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? अब यहाँ पर एक इमेज आपको दिख रही है, यही है आपका KBR एयरपोर्ट। अब है कहाँ पर? तो ये लेह में है। काफ़ी संवेदनशील ये एयरपोर्ट है, इसलिए इसकी सुरक्षा किसको सौंप दी गई है? CISF को सौंप दी गई है। तो CISF के पास अब कितने एयरपोर्ट हो गए हैं? ठीक है, तो ये 64वां हवाई अड्डा है जो CISF के पास सुरक्षा के रूप में आ गया है। यानी देख लीजिएगा, KBR हवाई अड्डा लद्दाख के लेह में स्थित है और 140 परिचालन हवाई अड्डों में से CISF से सुरक्षा कवच प्राप्त करने वाला देश का 64वां हवाई अड्डा हो गया है। ठीक है, CISF जो है वो 64 हवाई अड्डों को सुरक्षा प्रोवाइड करवा रहा है, याद रखिएगा। अब अगर हम बात कर लें थोड़ी सी CISF के बारे में, यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की अगर हम बात करें CISF, ठीक है, तो यह भारत की केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में से एक है। इसकी स्थापना 1969 में संसद के एक अधिनियम के तहत की गई थी। यह गृह मंत्रालय के अधीन आता है। वर्तमान में भारत में 300 औद्योगिक इकाइयों, सरकारी अवसंरचना परियोजनाओं और प्रतिष्ठानों को सुरक्षा प्रदान करता है। वर्तमान में निदेशक कौन है इसके? राजेश रंजन। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। CISF की बात करें 1969 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित हुआ। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्तमान महानिदेशक हैं राजेश रंजन। क्लियर है? और रिसेंटली जो है इसने क्या किया है, जो आपका KBR हवाई अड्डा है उसको सुरक्षा प्रोवाइड की है। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। अब प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। एक बुक फिर से जिसका नाम है रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियंस कन्वर्ट ऑपरेशन। रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियंस कन्वर्ट ऑपरेशन। लेखक कौन है इसके पूछा गया है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? यतीश यादव। यहाँ पर एक आप इमेज देख रहे हैं, यही है आपकी रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन कन्वर्ट ऑपरेशन। ठीक है, ये बुक, इसके राइटर कौन हो जाएंगे? सतीश यादव। अब थोड़ी सी बात करते हैं किसके बारे में, सबसे पहले बुक के बारे में, फिर उसके बाद हम बात करते हैं रॉ के बारे में। बुक की अगर बात की जाए तो याद रखिएगा, जांच पड़ताल करने वाले पत्रकार और लेखक यतीश यादव द्वारा रॉ हिस्ट्री ऑफ इंडियन कन्वर्ट ऑपरेशन नामक शीर्षक नाम की पुस्तक लिखी गई है। इस नई किताब में भारत को जासूस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग द्वारा किए गए वीरतापूर्ण कार्यों की संरचना की एक झलक मिलेगी। यानी जो आपके रॉ द्वारा काम किए गए हैं उनकी एक झलक इस बुक में आपको दिखाई देगी। अब थोड़ी सी बात करते हैं किसके बारे में? रॉ के बारे में। तो रॉ की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसका क्या पता होना चाहिए हमें? फुल फॉर्म रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रॉ का फुल फॉर्म क्या है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। क्लियर है? अब रॉ जिसके संस्थापक महान स्पाई मास्टर रामेश्वर नाथ काओ थे। यानी इसके संस्थापक कौन थे? रामेश्वर नाथ काओ। ठीक है, 1968 में इसकी स्थापना हुई, याद रखिएगा। 1968 में स्थापना की मुख्य वजह क्या थी? 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ और 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, जिसके बाद हमको लगा कि हमारे पास एक इंटेलिजेंस एजेंसी होनी चाहिए जो हमको पहले से ही इनपुट प्रोवाइड करवा सके। तो 1968 में रामेश्वर नाथ काओ ने इसकी स्थापना की। 2 पॉइंट आपको याद रखने। क्लियर है? और अगर इंपॉर्टेंट चीजें इससे क्या हो सकती हैं, रॉ के प्रमुख कौन है इस समय? सामंत गोयल। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और स्थापना मैंने बताई है 1968। पूरी डेट पूछेगा तो 21 सितंबर 1968। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है, हाल में ही हिरोशिमा डे की स्थिति को मनाया गया। तो आप सब जानते हैं दूसरा विश्व युद्ध रोकने के लिए क्या किया गया था? अमेरिका के द्वारा जापान पर एक बम डाला गया था। ठीक है, और वो बम डाला गया था कब? 6 अगस्त को। तो 6 अगस्त को तब से मनाया जाता है हिरोशिमा डे। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं। अब देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि 6 अगस्त को, हर साल 6 अगस्त को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम की सालगिरह का प्रतीक है। यह भयावह घटना 6 अगस्त 1945 को हुई,
जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नाम का एक परमाणु बम गिरा दिया। बम का नाम याद रखिएगा, लिटिल बॉय, ठीक है, परमाणु बम गिरा दिया। यह परमाणु हमला 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त करने के मकसद से किया गया था। इस दिन को परमाणु ऊर्जा, परमाणु हथियारों के खतरे के बारे में शांति को बढ़ावा देने और जागरूकता फैलाने के लिए याद किया जाता है, ठीक है। यानी 6 अगस्त को कोशिश की जाती है लोगों को जागरूक किया जाए कि परमाणु जो हमला है वो कहीं से भी सही नहीं है, शांति बनाए रखें। क्लियर है, तो याद रखिएगा इसको। अब आगे बात करते हैं, तो प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है कि हाल में ही किस बैंक द्वारा स्वचालित वॉइस असिस्टेंट एक्सा को लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? एक्सिस बैंक। अब इमेज आप देख रहे हैं, यही है आपकी एक्सिस बैंक, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। अगर हम एक्सा की बात करें तो एक्सा क्या है वो आप समझ लीजिएगा। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड कन्वर्सेशनल वॉइस बीओटी है, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बात कर सकता है। इसमें प्रतिदिन 1 लाख ग्राहक प्रश्नों और अनुरोधों को जवाब देने की क्षमता है, ठीक है। एक्सिस बैंक के प्रबंधक हैं, निदेशक हैं और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं अमिताभ चौधरी। तो ये मुख्य रूप से क्या करेगा कि जो ग्राहक क्वेश्चंस होते हैं, जो उनके अनुरोध होते हैं, उनका ये जवाब देगा, उन अनुरोधों को एक्सेप्ट भी करेगा। क्लियर है, चलिए अब आगे बात करते हैं आज के प्रश्न नंबर 10 की। प्रश्न नंबर 10 में दिया हुआ है, हाल में ही किस देश द्वारा जारी नया राजनीतिक नक्शे में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जूनागढ़ को अपना हिस्सा दिखाया गया है? तो कौन हो सकता है? एक ही नालायक है, सब हम लोग जानते हैं। कौन हो जाएगा? पाकिस्तान। तो अभी ये जो आप मैप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान का रिसेंट मैप है, जिसमें उसने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जूनागढ़ को अपना हिस्सा दिखाया है, ठीक है। तो पाकिस्तान ने अपना ये रिसेंटली मैप लॉन्च किया है, तो इसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा हमको। और आपको पता है कुछ दिन पहले नेपाल ने भी अपने नए मैप में कुछ भारत के हिस्से जो हैं वो अपने यहाँ पर दर्शाए थे, अपने मैप में दर्शाए थे। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। तो प्रश्न नंबर 11 की अगर बात की जाए तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कोविड-19 चल रहा है, थोड़ा सा इसको समझिएगा। वह संवैधानिक अनुच्छेद जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय की प्रक्रिया और प्रथाओं को सर्वोच्च न्यायालय भी नियमित करता है। अब देखिए, एक आर्टिकल है, सबसे पहले हम बात करें अगर, तो अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक आपका क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट, उसके कार्य, उसकी संरचना, न्यायाधीश, उसके जो भी चीज़ें हैं वो सब आपको 124 से 147 के मध्य में मिल जाएंगी। क्लियर है? अब यहाँ पर मेरी बात को आप समझिएगा। इसका एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 145। आर्टिकल नंबर 145 क्या करता है कि वो सुप्रीम कोर्ट को विनियमित करता है। यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी रोस्टर वगैरह, छुट्टियां वगैरह जो भी जारी की जाती हैं, सब वो 145 के अंतर्गत ही क्या होती हैं? विनियमित होती हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 145। अब ये चर्चा में क्यों है वो आप समझ लीजिए, यानी करंट का क्वेश्चन क्यों बन गया है। तो अब थोड़ा सा इसको पूरा मैं पढ़कर आपको समझा देता हूँ। संविधान का अनुच्छेद 145 न्यायालय की प्रक्रिया और प्रथाओं को विनियमित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को अपने स्वयं के नियम बनाने का अधिकार देता है, ठीक है। यानी सुप्रीम कोर्ट को खुद के नियम बनाने का अधिकार देता है। इसी अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय में छुट्टियां, रोस्टर सिस्टम और अन्य प्रथाओं को तय किया जाता है। यानी छुट्टियां वगैरह जो भी होती हैं वो सब कुछ तय होता है। इस बार आपने देखा होगा कोविड के कारण छुट्टियों का जो पूरा शेड्यूल था वो आपका पूरा चेंज हुआ। तो ऐसे में सब कुछ चेंज किसके कारण हुआ होगा? आर्टिकल 145 के कारण, ठीक है। हमें ध्यान देना चाहिए कि हाल में ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोरोना वायरस के मद्देनजर संचालन की सीमा को भी अनुच्छेद 145 के तहत निर्धारित किया गया, यानी इसका इस बार उपयोग प्रॉपर तरीके से किया गया है। तो यह अनुच्छेद आपका चर्चा में है। तो उम्मीद कर रहा हूँ 145 आप समझ गए होंगे। 145 अगर सरल भाषा में आपको बताया जाए तो क्या कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है, विनियमित करने के लिए, अपने आप को भी संचालित करने के लिए, विनियमित करने के लिए अधिकार देता है, ठीक है। ये अपने आप को भी सुप्रीम कोर्ट इस अनुच्छेद के तहत अपने लिए भी नियम, रूल और रेगुलेशन बनाता है, छुट्टी, रोस्टर वगैरह जो होते हैं उनसे संबंधित। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करते हैं। दिया हुआ है, भारतीय वायुसेना में शामिल रफाल फाइटर जेट की अधिकतम एकल लड़ाकू रेंज क्या है? इसकी जो अधिकतम रेंज है लड़ने की वो आपको बताना है। साथ ही साथ राफेल के बारे में जो भी आपको चीज़ें मिलती हैं उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों में इस वीडियो को शेयर करें, जो आप लोग नहीं करते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।